Good morning everyone. I am Satakshi Goyal and I am going to teach you the next chapter of chemistry, that is the S block elements. So students, you all know that all the elements have been arranged systematically in the periodic table, and the periodic table is divided into 4 blocks, that is SP, D and F block. So from today we are going to study the first block, that is S block elements, their properties and some important compounds formed by them. So the first question that must be coming in your mind is what are S block elements? कौन से elements को हम S block elements कहते हैं? कुछ elements को हम S block में क्यों put करते हैं? ठीक है, तो जो elements जिनका last electron कहाँ पर enter करे in the S orbitals, उन्हें क्या बोलते हैं? S block elements. मतलब वो elements in which the last electron, आखिर का electron कहाँ enter करे? S orbital में, उन्हें क्या बोलते हैं? S block elements. अब आपको पता है that S subshell has only one orbital, उसके पास कितनी ऑर्बिटल है? इट इज हैविंग वन ऑर्बिटल. और उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? दैट वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. Therefore, the S block in the periodic table consists of 2 groups, that is group 1 and group 2. कितने ग्रुप्स होते हैं एस ब्लॉक में? देयर आर 2 ग्रुप्स. ग्रुप 1 में कुछ एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स. सिमिलरली ग्रुप 2 इज हैविंग एलिमेंट्स विच आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. उनको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स. तो ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हमें स्टडी करने हैं? ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से स्टडी करने हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लास्ट एलिमेंट फ्रांशियम और यहाँ लास्ट एलिमेंट रेडियम, दीज बोथ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ये दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. मतलब ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं? एनर्जी एमिट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, अल्फा, बीटा और गामा. तो इसी वजह से इन दोनों एलिमेंट्स को बाकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करते टाइम नहीं पढ़ते. ठीक है, तो एस ब्लॉक में कितने? 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. क्यों? वाई ओनली 2 ग्रुप्स? बिकॉज एस सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स? ओनली 1 ऑर्बिटल. और उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? इट कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो एल्कली मेटल कौन से वाले एलिमेंट्स? जब जिन एलिमेंट्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एंटर करेगा, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन सा? सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन भी एंटर कर जाएगा उस एस ऑर्बिटल में. इज इट क्लियर? तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन से वाले मेटल्स? ग्रुप 1 एलिमेंट्स के एल्कली मेटल्स. तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अबाउट एल्कली मेटल्स. तो अब एल्कली मेटल्स में आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को वाई दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स, क्यों उन्हें एल्कली मेटल कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है उन्हें? क्योंकि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स और उनके हाइड्रोक्साइड्स बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर. और वो क्या बनाते हैं? दे गिव बेसिक सोल्यूशन. क्या बनाते हैं? दे फॉर्म बेसिक सोल्यूशन. और जो ये बेसिक सोल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, इसका मतलब कि वो डिसॉल्व हो गए किसमें? पानी में. और जो भी आपके बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एल्कलीज. उन्हें क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एल्कलीज. इसी वजह से ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को और क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज एल्कली मेटल्स. अब इन एल्कली मेटल्स की अगर किसकी बात करी जाए, फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज NS1. क्या होती है? इट इज NS1. NS1 का क्या मतलब है कि N तो हो गया आपका क्या? पीरियड नंबर. N इज योर पीरियड नंबर. और S क्या है आपका? ऑर्बिटल. और उस S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन. तो अब अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स के देखें एटॉमिक नंबर, क्या? एटॉमिक नंबर. तो सबसे पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम.
लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज 3. यू आर नोइंग दैट इट इज 3. तो 3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1. अब इस 1s2 2s1 को हाउ कैन आई राइट? आई कैन ऑल्सो राइट एज 1s2. मतलब क्या? हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो 1s2. तो 1s2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? हीलियम. हीलियम इज अ नोबल गैस. और आगे क्या बच गया? 2s1. तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? हीलियम 2s1. सिमिलरली सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज 11. इट इज 11 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1. ठीक है, तो यहां से 1s2 2s2 2p6 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? इट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस नियॉन. तो अगर मुझे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आई कैन ऑल्सो राइट एज नियॉन एंड देन 3s1. तो अब आप क्या देखोगे इनमें, लिथियम और सोडियम में, कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज एंटरिंग इन द एस ऑर्बिटल. कौन सी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है? एस ऑर्बिटल. बस जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? आपका नंबर ऑफ द शेल. नंबर ऑफ द शेल आपका चेंज हो रहा है. ऊपर सेकेंड वाली शेल में गया है इलेक्ट्रॉन और नीचे थर्ड वाली शेल में. सिमिलरली इन पोटेशियम, रुबीडियम ऑल्सो एंड सीजियम. अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? आउटर मोस्ट शेल की क्या? 4s1 5s1 एंड 6s1. तो मैं इन जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को क्या लिख सकती हूँ? दैट इट इज ns1. और आगे की इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी यहाँ पे ऑफ द नोबल गैस. ऑफ द नोबल गैस. सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1. अब जो ये n है, दिस n कैन वेरी फ्रॉम 2 to 7 एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? फ्रॉम 2 to 7. ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या आई? ns1. ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल है वाटर में, और जो भी बेसिस पानी में सोल्यूबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एल्कली. ठीक, अब इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स की. ठीक है, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई मतलब, या फिर मैं अगर इसको लिखूं तो यहां पर और मैं क्या लिख सकती हूँ? एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज ऑफ द एटम्स. अब जो ये एल्कली मेटल्स होते हैं, दे हैव लार्जेस्ट साइजेस इन द पर्टिकुलर पीरियड. इन अ पर्टिकुलर पीरियड का क्या मतलब है? कि अपने पीरियड में एल्कली मेटल्स का साइज क्या होगा? इट विल बी द लार्जेस्ट. क्या होगा? इट विल बी द लार्जेस्ट. और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, तो साइज उनका क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है. क्या हो जाता है? इट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली. अब ये इंक्रीज किस वजह से हो रहा है उनका साइज? जो भी आपके एल्कली मेटल्स हैं, डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो वो इंक्रीज क्यों हो रहा है? इट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. क्यों नंबर ऑफ शेल्स में इंक्रीज हो रहा है? आप देखो, अगर मैं लिथियम की बात करूं यहाँ पे, तो लिथियम में क्या आएगा आपका? कॉन्फ़िगरेशन वाज हीलियम एंड देन 2s1. और अगर बात करी जाए किसकी? नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम की, तो सोडियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है? इट इज नियॉन, नोबल गैस की, और लास्ट में क्या आ रहा है? 3s1. सिमिलरली अगर बात करी जाए किसकी? पोटेशियम की. नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम के बाद कौन सा? पोटेशियम. तो पोटेशियम में क्या आएगा? इट विल बी आर्गन एंड 4s1. देन रुबीडियम एंड सीजियम. यहां पर क्या आएगा आपका? क्रिप्टॉन 5s1 और यहां पर जिनॉन 6s1. तो आप देखो नंबर ऑफ शेल एक एक बढ़ता जा रहा है, 2 से 3, 3 to 4, 5 एंड देन 6. तो अगर मैं लिथियम में कितने शेल्स है मेरे पास? देयर आर 2 शेल्स लाइक दिस. हाउ मेनी शेल्स आर देयर? देयर आर 2 शेल्स लाइक दिस. तो वहीं सोडियम में कितने शेल्स है मेरे पास? देयर आर 3 शेल्स. तो आप देखकर ही बता सकते हो कि किसका साइज, एटॉमिक एटम का किसका साइज बड़ा है? ऑफ सोडियम. और लिथियम का साइज क्या है? इट इज स्मॉलर. तो क्यों हो रहा है ये इंक्रीज साइज? डाउन द ग्रुप जाएंगे, एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब शेल्स दे आर इंक्रीजिंग. शेल्स आर इंक्रीजिंग. अब जब शेल्स इंक्रीज होती हैं तो उस
इसका क्या इफेक्ट होता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा अगर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि जो होल्ड है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। इट विल डिक्रीज। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अंदर के शेल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड कर रहे हैं बाहर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, एस इलेक्ट्रॉन को, किससे, न्यूक्लियस से। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा अगर अंदर की शेल्स बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक इफेक्टिवली जितना होना चाहिए उतना नहीं पहुंचाया, और इसी वजह से क्या, आपका साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाता है। तो नंबर ऑफ शेल्स की वजह से आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा और आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ, तो साइज भी आपका बढ़ता चला गया। तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में सबसे छोटा एटम किसका होगा, लिथियम का, और सबसे बड़ा वाला एटम होगा किसका, ऑफ सीजियम। किसका, सीजियम का। ठीक है। और पर्टिकुलर पीरियड में एल्कली मेटल्स का साइज क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट। इट इज द लार्जेस्ट। ठीक है। तो अभी एटॉमिक रेडियस की तरह ही दूसरा रेडियस कौन सा होता है, दैट इज आयनिक रेडियस। क्या, आयनिक रेडियस मतलब एटॉमिक रेडियस मतलब न्यूट्रल एटम का रेडियस, एंड आयनिक रेडियस मीन्स किसका, आयन का रेडियस। आयन मतलब अब जो ये एल्कली मेटल्स होते हैं ये कौन सा वाला आयन बनाते हैं, दे फॉर्म कैटायन। दे फॉर्म कैटायन। और वो कैटायन कौन सा होता है, इट इज मोनोवैलेंट। कौन सा, मोनोवैलेंट कैटायन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो लिथियम बच गया कितना, Li पॉजिटिव। सिमिलरली सोडियम में से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन जाएगा, ये Na पॉजिटिव। तो ये जो मोनोवैलेंट कैटायंस होते हैं दे आर स्मॉलर देन, दे आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। दे आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। मतलब अगर मैं M पॉजिटिव लूं आपका कैटायन और M मेरा कोई भी मेटल है, एल्कली मेटल, दैट इज न्यूट्रल, तो M पॉजिटिव का साइज छोटा होगा और M का, न्यूट्रल वाले का साइज क्या होगा, इट विल बी लार्ज। However, ionic radii are the largest in a particular period. Similarly, जैसे atomic radius अपने period में क्या होता है, atomic radius की बात करी जाए तो alkali metals का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है पर्टिकुलर पीरियड में। ऐसे ही इन आयंस का भी साइज पर्टिकुलर पीरियड में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा। अब मुझे ये बताओ कि जैसे एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा था, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, इट वाज इंक्रीजिंग। सिमिलरली जो आयनिक रेडियाई होता है, आयनिक रेडियाई होता है वो भी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा होता है, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि जो मेटल है न्यूट्रल उसका साइज हमेशा बड़ा होगा और मेटल जो है कैटायन उसका साइज सबसे छोटा होगा। इसका सबसे मेन रीजन क्या होता है, क्यों कैटायन का साइज छोटा होता है, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको किसका, सोडियम का, तो सोडियम में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी, 1s2 2s2 2p6 एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द थर्ड शेल एंड विच ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। अब अगर मुझे इस सोडियम से क्या बनाना है, कैटायन बनाना है Na पॉजिटिव। क्या बनाना है, Na पॉजिटिव आयन बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया, 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया और क्या बच गया, 3s0। तो अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे जो न्यूट्रल सोडियम है उसमें कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं टोटल। कितने शेल, 3 शेल। और जैसे ही मैंने सोडियम से कैटायन बनाया एक पूरा का पूरा शेल थर्ड वाला ही रिमूव हो गया इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही। तो Na पॉजिटिव में टोटल शेल्स कितने हुए, देयर आर 2 शेल्स। तो अब आप बताओ कि किसका साइज बड़ा होगा, न्यूट्रल वाले 3 का या जो कैटायन बना रहे जिसमें 2 शेल्स हैं। ऑब्वियसली कैटायन वाले का साइज छोटा होगा और मेटल जो न्यूट्रल है उसका साइज क्या होगा, इट विल बी लार्जर। क्लियर हुआ। तो इट इज ड्यू टू द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द वैलेंस शेल
ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। और जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज। और जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा वैसे ही आपका साइज क्या हो जाएगा, होल्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स पे वो न्यूक्लियस का बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या होता है, इट इज द एंथैल्पी और एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। क्या, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो कहां से रिमूव होना चाहिए आपका, इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, और रिमूव होने के बाद बनना भी क्या चाहिए आपका, आइसोलेटेड गैसियस कैटायन। ठीक है, मतलब गैसियस स्टेट में होने चाहिए आपके न्यूट्रल भी और कैटायन भी। इज इट क्लियर? तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी जो चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कली मेटल्स आर लो। क्या होती है, एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, कहां जाते हैं, डाउन द ग्रुप, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द साइज। किसकी वजह से, साइज की वजह से। खुद देखो, अब यहाँ पर लिथियम लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने, और एक एलिमेंट कौन सा लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल लास्ट का ले लिया सीजियम। कौन सा, सीजियम। आपको पता है लिथियम का साइज क्या होता है, इट इज स्मॉल, और सीजियम का साइज अपने ग्रुप में क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट साइज। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये लिथियम का आउटर मोस्ट शेल है और ये है उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये बीच में क्या है, यहाँ पर इट इज द न्यूक्लियस। सिमिलरली सीजियम में भी ये क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 6s1, और ये बीच में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस, जिसमें क्या प्रेजेंट है, आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब मुझे ये बताओ किसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली उसी में ही होगा जिसमें साइज क्या है आपका, छोटा। सीजियम में देखे तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और आपको ये भी पता है डाउन द ग्रुप क्या, शेल्स क्या होती रहती है हमारी, इंक्रीज होती रहती है शेल्स, तो शील्डिंग इफेक्ट भी हमारा क्या है, बढ़ता रहता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हुआ। तो मतलब होल्ड इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या है, बहुत कम है। अब अगर बहुत कम है तो आयनाइजेशन, इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए मुझे एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, बहुत कम, ताकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इस एटम से बाहर हो जाए, और वहीं इस इलेक्ट्रॉन को, लिथियम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मुझे क्या ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती चली जाती है आपकी, इट डिक्रीजेस। दिस इज बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, the effective nuclear charge will decrease, and the valence shell electron, valence s electron is loosely held मतलब दोनों के बीच में attraction क्या होगा, it will be very less and can be easily removed by only a small amount of energy। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम अमाउंट लगेगा किसका, of the energy। ठीक है, अब जो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो पहले, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला इसने, आउटर मोस्ट शेल का जो ये इलेक्ट्रॉन था सबसे पहला वाला, इसीलिए इस आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच आई फॉर आयनाइजेशन, और सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकला इसीलिए 1, डेल्टा एच आई 1, किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा एच आई 1 से। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, ऑफ द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो उसका क्या मतलब होता है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या, कि दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है अब हमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे, सोडियम लिया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो क्या बना, Na पॉजिटिव, और बाहर मिल गया मुझे क्या, एक इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर और नॉट, दोनों के दोनों आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में।
ठीक, तो यहां से तो मुझे देना पड़ा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहली आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच I1। अब अगर मुझे इस Na पॉजिटिव में से अगला इलेक्ट्रॉन और निकालना है, अगला इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल बी योर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी डिनोटेड एज डेल्टा एच I2, डेल्टा एच I2। अब मुझे ये बताओ कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालेगी एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखी जाए तो दैट इज 1s2 2s2 2p6 2p6। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस विच इज नियॉन। तो क्या नोबल गैस या फिर अगर मेरे पास ऑर्बिटल्स अगर कंप्लीटली फिल्ड हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे अगर p ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो एल्कली मेटल्स की होती है वो क्या होती है, इट इज वेरी हाई। तो it is because it is difficult to remove an electron from stable noble gas configuration। stable noble gas configuration जैसे कि किसकी आई हमारी ऑफ नियॉन। तो हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी, कौन सी, एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब नाम से ही पता चल रहा है एंथैल्पी मतलब एनर्जी और हाइड्रेशन का मतलब पानी। तो मतलब जैसे ही मैंने पानी में किसी भी कैटायन को डाला तो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब क्या होता है कि मैंने कैटायन को क्या लिखा, Mn पॉजिटिव। क्या लिखा मैंने, Mn पॉजिटिव, मतलब कोई भी मेटल है और उस पे चार्ज है N पॉजिटिव। ठीक है, जो ये Mn पॉजिटिव है इट विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। अब ये N पॉजिटिव है और यहाँ ऑक्सीजन इज हैविंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगी, इंटरैक्शन। उस इंटरैक्शन को बोलते हैं दैट इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन बिकॉज Mn पॉजिटिव इज आयन और वाटर क्या है, वाटर इज अ डाइपोल। तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन हुई। इसी तरीके से जैसे इस वाटर मॉलिक्यूल ने इसके साथ इंटरैक्शन शो करी, सिमिलरली देयर आर मोर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग दिस वन कैटायन। अब अगर इंटरैक्शन है तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस है आयन डाइपोल वाली, और जब भी अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। दैट एनर्जी रिलीज इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कैटायन के साइज के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कैटायन के साइज के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कैटायन का साइज बहुत छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और अगर कैटायन का साइज बहुत बड़ा तो हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगी, इट विल बी वेरी लेस। तो अगर देखा जाए एल्कली मेटल में जो कैटायन होता है सबसे छोटा वाला कौन सा कैटायन होता है, इट इज लिथियम। तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द हाईएस्ट। लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द हाईएस्ट। इसी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से लिथियम क्या बनाता है, इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। मतलब वो एटमॉस्फेयर से वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। और कैसे सॉल्ट्स बनाता है, देखो यहाँ पर Li2CO3.3H2O, सिमिलरली LiCl.2H2O। तो यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, 2, और यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स,
3। तो लिथियम फॉर्म्स हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। बाकी और कोई भी एल्कली मेटल का कटायन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? इट डजंट फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। समझ में आया इतना कि नहीं यार? ठीक है, अब आगे देखो। हाइड्रेशन स्फीयर ऑफ लिथियम हैज लार्जेस्ट साइज। हाइड्रेशन स्फीयर ऑफ लिथियम हैज लार्जेस्ट साइज। इसका क्या मतलब हुआ? हमने क्या देखा कि जो Li पॉजिटिव है, Li पॉजिटिव को बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे? सराउंड कर रहे होंगे, तभी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, इसी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की क्या है? इट इज वेरी हाई। तो बहुत बड़ा हाइड्रेशन स्फीयर बन जाता है किसके अराउंड? लिथियम के अराउंड। मतलब लिथियम को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं? सराउंड कर लेते हैं। इसी वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, इसी वजह से जो हाइड्रेशन स्फीयर बना लिथियम पॉजिटिव के अराउंड वो भी क्या? सबसे बड़ा, वो भी सबसे बड़ा। तो अब अगर मोबिलिटी की बात करें, किसकी? मोबिलिटी की या फिर किसकी? ऑफ द मूवमेंट। मूवमेंट किसकी? मूवमेंट ऑफ Li पॉजिटिव। तो Li पॉजिटिव की मूवमेंट पानी में इन द वाटर क्या होती है? सबसे कम होती है। मतलब Li पॉजिटिव ज्यादा मूव नहीं कर पाता, उसकी मूवमेंट सबसे कम होती है ड्यू टू द लार्जेस्ट हाइड्रेशन स्फीयर। ड्यू टू द लार्जेस्ट हाइड्रेशन स्फीयर उसकी मोबिलिटी क्या होती है? इट इज वेरी लेस। बट वहीं अगर किसकी बात करी जाए? सीजियम की। किसकी? सीजियम कैटायन की। तो सीजियम कैटायन का साइज क्या? सबसे बड़ा। तो उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होगी? सबसे कम। हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम, तो मतलब सीजियम को बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया हुआ है? सराउंड। तो जो हाइड्रेशन स्फीयर होगा CS पॉजिटिव का, दैट वुड बी स्मॉल इन साइज। और इसी वजह से सीजियम पॉजिटिव की जो मूवमेंट है दैट इज मोर एज कंपेयर्ड टू लिथियम पॉजिटिव कैटायन, एज कंपेयर्ड टू द लिथियम पॉजिटिव कैटायन। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कलर टू फ्लेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर टू फ्लेम। क्या है ये? क्या मतलब क्या है इसका? कि जब भी मैं किसी एल्कली मेटल को या उसके सॉल्ट को फ्लेम पर रखा या फ्लेम में मैंने उसे क्या किया? हीट किया, तो दोज एल्कली मेटल्स और देयर सॉल्ट्स विल गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर व्हेन हीटेड इन द फ्लेम। तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक कलर। कैसे? देखो इस टेबल में क्या क्या कलर्स लिखे हुए हैं अलग अलग। लिथियम जो है वो फ्लेम में कौन सा कलर देता है? इट गिव्स क्रिम्सन रेड। सोडियम कौन सा कलर देता है? येलो। पोटेशियम देता है कौन सा? वायलेट। रुबीडियम गिव्स रेड वायलेट एंड सीजियम गिव्स और प्रोड्यूसेस ब्लू कलर व्हेन हीटेड इन फ्लेम। अब क्यों आता है ये फ्लेम में कलर? किस वजह से आता है? क्या रीजन होता है? इट इज बिकॉज कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे मेटल में, ठीक है, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स। मतलब कि उन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। अब जो हायर एनर्जी स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट, दैट इज अनस्टेबल। दैट स्टेट इज, और द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इज वेरी अनस्टेबल। तो वो वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकता। ज्यादा देर नहीं रुकेगा तो वो वापस से जंप करता है किसमें? इन द ग्राउंड स्टेट। और जैसे ही ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करता है वो, दैट फॉल्स अंडर द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। दैट फॉल्स अंडर द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से गया एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल, एक्साइटेड स्टेट से वापस आ गया कहां पर? ग्राउंड स्टेट में, कुछ एनर्जी रिलीज करते हुए। कुछ एनर्जी उसने क्या कर दी? रिलीज। और वो एनर्जी फॉल करती है इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्साइट होते हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं? तो बेटा क्या होता है आपका एक्साइटेशन में कि जो ये कलर आता है वो किस वजह से आता है? द कलर एक्चुअली अराइजेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज इन द फ्लेम। मतलब
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका क्या लिया, एक सोडियम का कंपाउंड लिया, सॉल्ट लिया, कौन सा, NaCl लिया। अब जो ये सॉल्ट है, मैंने क्या कहा आपको कि जो सॉल्ट है दे ऑल्सो गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। तो सॉल्ट में इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, Na पॉजिटिव कैटायन प्रेजेंट है। अब इस Na पॉजिटिव कैटायन में तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ फिर, Na पॉजिटिव कैटायन फ्लेम से क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब जो आपकी ये फ्लेम है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। फ्लेम जो होती है इट इज हैविंग मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेता है फ्लेम से और क्या बनाता है, इट फॉर्म्स सोडियम एटम विच इज अ शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज इन द फ्लेम। और इस सोडियम एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन लिया दैट shows transition from 3s1 to 3p1, from 3s1 ground state to 3p1 excited state। और फिर 3p1 से वापस से इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरता है, 3s1 में, and it gives yellow color to the flame, it gives yellow color to the flame। Is it clear the topic? The fifth property, color to the flame। Now the next property, sixth property is melting point, melting point and boiling point। क्या, melting point and boiling point। अब क्या होता है, मेटल्स में कौन से बॉन्ड्स होते हैं आपके, मेटल्स हैव मेटालिक बॉन्ड्स। कौन से होते हैं आपके, मेटालिक बॉन्ड्स। अब जो ये मेटालिक बॉन्ड्स हैं ये कितने वीक होंगे और कितने स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं, द फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में, मेटल में, उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके क्या, बॉन्ड्स, उतने ही आपके क्या बनेंगे। एंड द सेकेंड फैक्टर इज द साइज ऑफ मेटालिक कर्नल। मतलब मेटालिक कर्नल का क्या मीनिंग होता है, मेटालिक कर्नल मीन्स कि आपका जो एल्कली मेटल है उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो भी बाकी के आपका अंदर का शेल है, जो भी आपके सारे के सारे शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज नोन एज कर्नल, दैट इज नोन एज कर्नल। तो अब जितना साइज कर्नल का बढ़ता है उतना ज्यादा ही उस कर्नल का इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना क्या हो जाता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल तो मेटालिक बॉन्ड विल गेट वीकर, मेटालिक बॉन्ड विल गेट वीकर। तो यहां पर अगर साइज मेटालिक कर्नल का क्या हुआ, लार्ज, तो इट विल फॉर्म इट विल फॉर्म वीक बॉन्ड्स, इट विल फॉर्म वीक बॉन्ड्स। ठीक है, अब आप सबको पता है कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो साइज क्या होता है एटम का, इट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल है तो काफी शेल्स बढ़ती जा रही है हमारी, तो क्या होगा, मेटालिक कर्नल का साइज भी क्या हो रहा है आपका, बढ़ता जा रहा है। अगर मेटालिक कर्नल का साइज बढ़ा तो द मेटालिक बॉन्ड्स विल बी वीक, और मेटालिक बॉन्ड्स अगर वीक बने हैं तो उस एटम का या उस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इट विल बी वीक। ठीक है, तो अगर मेटालिक बॉन्ड्स वीक हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वीक। अगर मेटालिक बॉन्ड्स क्या है आपके, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई। तो एल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज ड्यू टू वीक इंटरमेटालिक बॉन्ड्स, ड्यू टू वीक intermetallic bonds. So this was your sixth property, physical property, metallic melting and boiling point. The other property, seventh property is metallic character. कौन सी है seventh property? It is metallic character. अब मेटालिक कैरेक्टर में वर्ड आ रहा है मेटल, और साथ में जो एल्कली मेटल्स हैं या जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका नाम क्या रखा गया, एल्कली मेटल्स। मतलब उनमें मेटालिक मेटल्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी। तो इसी वजह से एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, दे आर मेलिएबल, दे आर ऑल्सो डक्टाइल, दे आर ऑल्सो डक्टाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कली मेटल्स मेलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। ठीक है, साथ में दे आर सिल्वरी वाइट एंड कैन बी इजीली कट विद द नाइफ, कैन बी इजीली कट विद द नाइफ। क्यों इजीली उन्हें नाइफ से कट किया जा सकता है, बिकॉज हमने अभी पीछे पढ़ा सिक्स्थ प्रॉपर्टी में कि जो इंटरमेटालिक बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। अगर बॉन्ड्स वीक हैं तो उस मेटल को मैं इजीली नाइफ से कट
कर सकती हूँ। इज इट क्लियर? अब मेटालिक कैरेक्टर का क्या मीनिंग होता है? मेटालिक कैरेक्टर मीन्स कि कितना इजीली कोई भी मेटल अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जितना इजीली उसने लूज किया उतना ही अच्छा वो मेटल और उतना ही अच्छा उसका क्या मेटालिक कैरेक्टर, और मोर इज द मेटालिक कैरेक्टर। अब कौन सा वाला एलिमेंट या कौन सा एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज वही करेगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कम। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होती है? इट गेट्स डिक्रीज हो रही होती है, तो इसीलिए एटम जो है इजीली इलेक्ट्रॉन को नॉक कर सकता है बाहर, और अगर उसे इजीली लूज कर सकता है तो उतना ही अच्छा उसका क्या होता है? इट इज द मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हुआ? आसान, और इसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ? इंक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। द नेक्स्ट लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल्स क्या होती है? अब डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, दैट इट इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर आप इस टेबल में देखो तो क्या है? लिथियम की 0.53, सोडियम की 0.97। ठीक है, लिथियम से इंक्रीज करा सोडियम का। पोटेशियम की फिर 0.86 हो गई, मतलब सोडियम से फिर डिक्रीज हो गई, और फिर बाद में रुबीडियम सीजियम की क्या कर रही है? इट इज इंक्रीजिंग। मतलब ये पोटेशियम जो है इसकी क्या है? डेंसिटी कम, और सोडियम की डेंसिटी क्या है? ज्यादा। होना उल्टा चाहिए था, सोडियम की कम और पोटेशियम की ज्यादा। अब क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम है उसका वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर। अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो डेंसिटी क्या हो गई? डेंसिटी कम हो गई। इसको हम और किस तरीके से देख सकते हैं समझने के लिए? जो इसका मेन रीजन है वो क्या है? यहाँ देखो, अगर मैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगी? दैट वुड बी 1s2, 2s2, 2p6 एंड देन 3s1, 3s1। और अगर पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो वो क्या होगी? दैट वुड बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1 आउटर मोस्ट। ठीक है, तो अगर सोडियम को देखें तो सोडियम में 3s1 से पहले जो सेकेंड शेल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स है। बट वहीं अगर हम पोटेशियम की बात करें तो 4s1 आउटर मोस्ट से पहले थर्ड शेल है, और इस थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 और 6 8, 2 + 6 कितना हुआ? 8। बट थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? इट इज टू होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब इसमें पोटेशियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स और अभी थर्ड शेल में ऐड हो सकते थे। मतलब जो थर्ड शेल में डी ऑर्बिटल है 3d वाली, वो क्या है? आपकी एम्प्टी पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। इसी वजह से पोटेशियम का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इस वजह से डेंसिटी पोटेशियम की क्या हो जाती है? कम। वॉल्यूम ज्यादा, क्योंकि आपके पास अनफिल्ड कौन सी ऑर्बिटल पड़ी हुई है? 3d ऑर्बिटल। तो डेंसिटी क्या हो गई आपकी? कम हो गई। और एक फैक्टर, एक जनरल और क्या पॉइंट है कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम तीनों के तीनों दीज आर लाइटर देन वाटर। मतलब वाटर से हल्के होते हैं। दे विल फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो इस वीडियो में कवर की हैं। ओके, थैंक यू।